हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं चैप्टर नंबर 17 एक्सप्लेन करूंगा और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। नफरत और प्रेम दरअसल एक ही सिक्के के दो परस्पर विरोधी पहलू हैं। सत्य तो ये है कि किसी से शिद्दत से नफरत करना और उससे बेपनाह मोहब्बत करना मूलतः एक ही भावना के दो छोर हैं। क्या वास्तव में इनके बीच कोई बुनियादी अंतर शेष रह जाता है? एक प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार के युवा उत्तराधिकारी से समाज को यही अपेक्षाएं होती हैं। उनकी पैनी दूरदर्शिता हो या उनका व्यापक दृष्टिकोण, दोनों ही इतने प्रभावशाली हैं कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में कमतर नहीं आंका जा सकता। वो न केवल अत्यधिक आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी है, बल्कि उसका परिवार अपार धन संपदा से संपन्न है। उसकी विचारधारा उत्कृष्ट और दूरगामी है और स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत उदार, शालीन और स्नेहपूर्ण रहता है। चूंकि वांग जियाकी उसे पर्याप्त महत्व नहीं देती, इसलिए अब इस अद्वितीय पुरुष को अपना बनाने और उसे हासिल करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाऊंगी। स्वर्ण मंडप मंदिर की योजना, बैकग्राउंड में पानी की कलकल और हवा की सरसराहट। क्या ये सत्य है कि वांग परिवार यहाँ एक अत्यंत भव्य और प्रथम श्रेणी का विशिष्ट निजी आवास निर्मित करने की योजना बना रहा है? जी हाँ, ये वही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए वांग परिवार हुआशेंग समूह से भारी भरकम पूंजी निवेश और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अथक प्रयास कर रहा है। तथाकथित प्रथम श्रेणी के निजी आवास का अर्थ है एक ऐसा विलासितापूर्ण निवास स्थान जिसे विशेष रूप से समाज के सबसे रसूखदार और कुलीन परिवारों की जीवनशैली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो। इसी स्थान को देखिए, समूचे युनझाओ में उद्यानों का सबसे सघन घनत्व यहीं पाया जाता है और यहाँ लाल मेपल के वृक्षों से आच्छादित एक मनोरम पर्वत श्रृंखला भी है। यहाँ निवास करते हुए आप मेपल के वनों के बीच प्रकृति का सानिध्य और पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। साथ ही युनझाओ का एकमात्र प्राकृतिक भूतापीय गर्म झरना भी इसी भूमि पर स्थित है। साजिश और पारिवारिक राजनीति, निस्संदेह इस स्थान का चयन अद्वितीय है, किंतु राष्ट्रपति ये, क्या आपके मन में वास्तव में उन्हें ये विशाल धनराशि देने का कोई विचार है? वांग परिवार ने अतीत में आपके साथ अत्यंत अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है। सत्य तो ये है कि ये संपूर्ण दूरदर्शी प्रोजेक्ट मूल रूप से मेरा ही विचार था। क्या ये संभव है कि उन धूर्त वांग परिवार के सदस्यों ने आपकी मूल अवधारणा और बौद्धिक संपदा की चोरी कर ली हो? आप इसे इस तरह परिभाषित नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट देख पा रहा था कि वांग परिवार सदैव युनझाओ के अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के लिए लालायित रहा है, किंतु वांग जियाकी के दादा के निधन के पश्चात वांग झिक्यांग और वांग झीयुआन दोनों ही पूर्णतः अक्षम और निकम्मे सिद्ध हुए हैं। वे लोग केवल उस सीमित पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार को हथियाने के लिए आपस में कलह कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वांग परिवार के उत्थान के लिए इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी। इससे वे अपनी वास्तविक शक्ति बढ़ाए बिना ही अन्य प्रथम श्रेणी के प्रभावशाली परिवारों पर नियंत्रण और प्रभाव स्थापित कर सकते थे, अर्थात उनके लिए विशेष रूप से आरक्षित और विलासितापूर्ण आवासों का एक विशिष्ट समूह निर्मित करके। मैंने अपनी ये पूरी कार्य योजना वांग जियाकी को समझाई और उसने इसे वयोवृद्ध महिला वांग के समक्ष प्रस्तुत किया। वृद्ध माताजी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार तो कर लिया, किंतु पक्षपात करते हुए इस परियोजना का कार्यभार वांग झिक्यांग को सौंप दिया। वांग परिवार आज भी वांग झिक्यांग के कुनबे को अधिक प्राथमिकता देता है। अंततः उनकी मानसिकता आज भी संकीर्ण है। वे महिलाओं की योग्यता की तुलना में पुरुषों को अधिक वर्चस्व देते हैं। उनका कट्टर मानना है कि वांग जियाकी के पास वांग परिवार के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इस विषम परिस्थिति में मुझे वास्तव में वांग जियाकी की निंदा पर गहरी सहानुभूति होती है। हाँ, वांग जियाकी को उसके अपनों ने ही सदा तुच्छ और नीचा दिखाया। उसके माता पिता ने भी निरंतर उस पर अपनी इच्छाओं का बोझ डाला और विडंबना देखिए, उसी परिवार ने मेरे जैसे एक घर जमाई के साथ उसका गठबंधन तय कर दिया। हाँ, कुछ गिरने की ध्वनि। फिर भी उसके साथ हुए अन्याय को उसके द्वारा किए गए विश्वासघात और छल का आधार नहीं बनाया जा सकता। उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। होंग्यान, अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ एक जाम पीने चलो। आज शाम हमें इस कड़वाहट को भुलाना ही होगा। होंगे, आज मेरा मन अशांत है। मुझे मदिरापान करने की तीव्र इच्छा हो रही है। चलो आज शाम एक दौर साथ चलते हैं। जियाकी, आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह भरी दोपहरी में सुध-बुध खोकर शराब पीना तुम्हें शोभा नहीं देता। आखिर किसने तुम्हारी शांति भंग की है? मुझे उस अधम का नाम बताओ। मैं स्वयं जाकर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी पुश्तें याद रखेगा। अपमान की ज्वाला।
वो कोई और नहीं बल्कि वो धूर्त और अभिमानी औरत किन होंग्यान है। उस कुल्टा ने मुझ पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया। उसने मुझे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तो उसे उकसाने की धृष्टता भी नहीं की थी। मैं तो बस अपने उस अकर्मण्य और निराशाजनक पति को उसकी कमियों के लिए फटकार लगा रही थी। आखिर उसे किस बात का इतना आघात पहुंचा कि उसने मुझ पर प्रहार किया? वो उस तुच्छ और निकम्मे हिएचेन के लिए इतना पक्षपात क्यों दिखा रही है? वाह, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? कहावत है कि कुत्ते को प्रताड़ित करने से पहले उसके स्वामी का रसूख देख लेना चाहिए। अब तुम्हारा पूर्वपति ये चेन किन होंग्यान का वफादार पालतू बन चुका है। जाहिर है वो अपने अधीनस्थ का अपमान होते देख मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। विश्वासघात और अहंकार? मैंने केवल एक बार अपनी मर्यादा लांघी और विश्वासघात किया। क्या इसे इतना बड़ा अपराध माना जाएगा? आज के इस आधुनिक और स्वच्छंद युग में ऐसी कौन सी रूपसी या प्रभावशाली स्त्री है जिसने कभी गुप्त रूप से विश्वासघात न किया हो? होंगे, तुम तो उपदेश न ही दो तो बेहतर है। तुमने तो स्वयं 2 बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। अरे, मुझे इस दलदल में क्यों घसीट रहे हो? कम से कम मेरे पति ने मुझे कभी रंगे हाथों कुकर्म करते हुए तो नहीं पकड़ा। वो तो एक मामूली घर जवाई मात्र है। यदि उसे मेरी गतिविधियों का थोड़ा बहुत आभास भी हो गया था, तो क्या वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसे सहन नहीं कर सकता था? अजीबोगरीब समर्पण। होंगे, क्या तुम कल्पना कर सकती हो, मैंने उस ये चेन से मेरे चरणों में घुटने टेककर क्षमा याचना करने को कहा था, किंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन विडंबना देखो, वही व्यक्ति पलक झपकते ही मुड़ा और किन होंग्यान के सामने दंडवत हो गया और अपनी स्वेच्छा से उसका अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो गया। मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी विवशता थी। शायद धन का लालच? मैं भी उसे उतनी ही धनराशि दे सकती थी। जिया की, ये चेन के चरित्र के प्रति मेरी जो सूक्ष्म समझ है, उसके आधार पर मैं कह सकती हूं कि वो पिछले 3 वर्षों से तुमसे अगाध और निश्चल प्रेम करता रहा है। उसकी भावनाएं इतनी सरलता से परिवर्तित नहीं होंगी। उसने तुम्हारा अंगरक्षक बनने से इसलिए मना किया होगा क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे अपनी दया का पात्र नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष मानो। हाँ, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। यदि उसने तुम्हारे धन का उपयोग किया होता तो उसे सदा यही आत्मग्लानि रहती कि वो एक परजीवी की भांति तुम्हारा अन्न खा रहा है। किंतु दूसरों की सेवा करके कमाया गया स्वाभिमान का पैसा उसे तुम्हारे सामने सीना तानकर खड़े होने की शक्ति और साहस प्रदान करेगा। पुनर्मिलन की उम्मीद। ये चेन समाज में अपना नाम रोशन करना चाहता है, स्वयं को तुम्हारे वैभव के योग्य सिद्ध करना चाहता है और फिर पूर्ण अधिकार के साथ तुम्हें दोबारा विवाह का प्रस्ताव देना चाहता है। हाँ, निश्चित रूप से यही एकमात्र तार्किक कारण हो सकता है। मुझे पहले से ही आभास था कि वो अक्षम प्राणी आज भी मेरे प्रेम पाश में जकड़ा हुआ है और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। किंतु जिया की, क्या तुम अपने लिए एक अधिक योग्य जीवन साथी की तलाश नहीं करना चाहती थीं? तुम अस्थायी रूप से फांग चाओ के साथ विवाह का विचार कर सकती हो। फांग चाओ, वो तो अपनी विलासिता और अत्यधिक अय्याशी के लिए कुख्यात है। वो ये चेन की तरह मेरी सूक्ष्म भावनाओं का ध्यान रखना कभी नहीं सीख पाएगा। अगर भविष्य में स्थितियां प्रतिकूल हुईं तो मैं उससे तलाक ले लूंगी। तब तक ये चेन को एक बैकअप पार्टनर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। वो जैसा सीधा साधा और भोला आदमी है, वो निश्चित रूप से मुझे पुनः स्वीकार कर लेगा। तुम वास्तव में बहुत चतुर और निष्ठुर हो। अतीत का रहस्य और षड्यंत्र। अच्छा, एक बात सोचो, वो ये चेन जो हमेशा एक आज्ञाकारी गृहस्थ की भांति घर की 4 दीवारी में कैद रहता था, उसने पिछले 6 महीनों में अचानक ये फूड डिलीवरी का निम्न स्तर का कार्य प्रारंभ क्यों किया? मुझे याद आता है, लगभग 6 महीने पूर्व जब हमारा संपूर्ण परिवार स्विट्जरलैंड के प्रवास पर गया था, संभवतः तभी उनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी हुई होगी और उन्हें आकस्मिक धन की आवश्यकता पड़ी होगी। उस समय वो हमसे संपर्क नहीं कर सका था, इसलिए स्वाभिमान के कारण उसने स्वयं श्रम करके धन अर्जित करने का निर्णय लिया होगा। नया मोड़, सबूतों का जाल। अचानक फोन की घंटी बजती है। रीरी रिंग। जिया की, तुम्हारा फोन बज रहा है। नमस्ते, कौन है? जिया की, अविलंब दादी के निवास स्थान पर पहुंचो। मुझे ये चेन द्वारा बहुमूल्य घड़ी को अवैध रूप से बेचने के पुख्ता और अकाट्य प्रमाण मिल गए हैं। अब तुम बच नहीं सकते। अगले दिन हुआ शेंग समूह का मुख्यालय। सुप्रभात महाप्रबंधकीय, आपका स्वागत है राष्ट्रपति। फिर से फोन की घंटी। वांगशाओ जी का फोन। हाँ, कहो। ये चेन, अपनी धूर्तता छोड़ो और तुरंत दादी के घर पहुंचो। मुझे तुम्हारे द्वारा उस कीमती घड़ी को औने पौने दामों में बेचने के सारे दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं। अब तुम बच नहीं सकते। मैं वर्तमान में अत्यंत व्यस्त हूं और अपने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहता। मेरे पास तुम्हारी इन व्यर्थ की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ये चेन, अपनी इस व्यस्तता का ढोंग बंद करो।
क्या तुम्हें सच का सामना करने से भय लग रहा है? क्या तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं? मैंने उस विशिष्ट व्यक्ति को पहले ही अपने आवास पर सादर आमंत्रित कर लिया है, जिसने तुमसे वो बहुमूल्य घड़ी खरीदी थी। यदि तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी साहस और सत्यता शेष है, तो यहाँ आओ और उस गवाह से आमने सामने फेस टू फेस बात करने का दम दिखाओ। सत्य तो ये है कि मैंने वो घड़ी कभी बेची ही नहीं। वो मेरे फिर इस धूर्त वांगशाओ जी को मेरे विरुद्ध झूठा गवाह और फर्जी साक्ष्य आखिर प्राप्त कहाँ से हुए? ये निश्चित रूप से कोई गहरा षड्यंत्र है। खैर, अब बहुत हुआ। मैं स्वयं वहां जाकर इस जटिल और विवादास्पद मामले का स्थायी समाधान कर दूंगा। अतः तुम सब अपनी ओछी हरकतों से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बंद करो और शांत रहो। ये चेन फोन काट देता है और अपने सचिव की ओर मुड़ता है। सचिव जो, क्या आप वाहन चलाने की कला में निपुण हैं? क्या आप मुझे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं? जी हां श्रीमान, मैं इसमें पूर्णतः सक्षम हूं। फोन कटने की आवाज। टुट 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 टुट। उत्कृष्ट, तो फिर विलंब कैसा? अविलंब मुझे शीशान विला की ओर ले चलिए। आज इस तमाशे का अंत होना अनिवार्य है। जो आज्ञा महोदय, हम अभी प्रस्थान करते हैं।